हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने किसी भी आईओएस एप्लीकेशन जो कि आप डेवलप करने जा रहे हैं उसमें सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर। मगर इस एग्जाम्पल के अंदर हम जो है स्कोप बार को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। स्कोप बार के अंदर आप जो है स्कोप बटन्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प के साथ जो भी यूज़र आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसको कैटेगरी वाइज भी जो है वो सर्च कर सकता है, क्योंकि स्कोप बटन्स जो हैं वो सर्चिंग के स्कोप को जो है इन्हांस करते हैं, या फिर कह सकते हो उसका जो स्कोप है सर्चिंग का उसको रिफाइन करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। तो ये एग्जांपल मैंने बेसिकली वुमेन फैशन स्टोर के रिलेटेड जस्ट आपको स्कोप बटन्स और सर्चिंग का कंसेप्ट जो है वो टीच करवाने के लिए यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू। और जैसे ही मैं इस सर्च बार के अंदर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं नीचे जो स्कोप बार है वो डिस्प्ले हो चुकी है। और इस स्कोप बार के अंदर कैटेगरी वाइज मैंने जो है वो स्कोप बटन्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं पहली कैटेगरी है ऑल कंबाइंड डेटा के लिए, फिर है गाउन, कुर्ता, लहंगा, साड़ी, इस तरीके से। और अगर मैं डायरेक्टली कुर्ता पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए अब मेरे पास जो डेटा यहाँ पे कैटेगरी वाइज फिल्टर्ड होके जो है वो डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू के अंदर। और अगर मैं डायरेक्टली साड़ी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए अब पर्टिकुलर कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए पूरे का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं ऊपर कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लिखा अनारकली, और यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके नेम के अंदर जो अनारकली है वो एज ए सब स्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं यहाँ पे कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखिए डायरेक्टली सारे का सारा डेटा जो है वो फिर से डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं किसी कैटेगरी में सर्च करना चाहता हूँ, सपोज मैंने कुर्ता पे क्लिक किया और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा रेयॉन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी कुर्ता है, यहाँ कह सकते हो जिनका प्रोडक्ट टाइप जो है वो कुर्ता है, और उनमें रेयॉन जो है 2 प्रोडक्ट्स के नेम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब जो सर्चिंग हुई है वो कैटेगरी वाइज हुई है ओनली कुर्ता कैटेगरी के अंदर। तो यही मेन जो हमारा मेन बेनिफिट है स्कोप बटन्स को यूज़ करने का, कि यूज़र के लिए जो सर्चिंग है वो रिफाइन हो जाती है, उसका स्कोप बढ़ जाता है और यूज़र जो है वो कैटेगरी वाइज भी जो है वो सर्च कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कीबोर्ड को टॉगल करके, कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्च बटन जो है हमें कीबोर्ड के अंदर मिलता है, मगर हमने कोडिंग के थ्रू यहाँ पे जो डन बटन है वो इम्प्लीमेंट किया है। आगे चल के मैं ये भी आपको बताऊंगा कैसे आप इस डन बटन को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल काफ़ी इजी है और काफ़ी यूज़फुल एग्जाम्पल है, क्योंकि काफ़ी सारी ई कॉमर्स के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली पड़ेगी, और इस एग्जाम्पल से बढ़िया एग्जाम्पल और कोई शायद ही यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल हो। तो चलिए अब हम करना क्या है, अब हमने प्रैक्टिकली तो देख लिया ये एग्जांपल कैसे वर्क करेगी। अब आपको थोड़ी सी नॉलेज जो है वो थ्योरी के रिलेटेड भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद से भी काफ़ी कुछ आगे चल के इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास बेसिकली है क्या। तो इसी UI सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ हम जो आज की एग्जांपल है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक ऐसी क्लास है iOS के अंदर जो कि बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ
आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि यूआई सर्च कंट्रोलर के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआई सर्च बार क्लास है वो अवेलेबल होती है, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो सर्चिंग के रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसको सर्च बार के अंदर जो है वो टाइप कर सकता है। तो चलिए, सर्च कंट्रोलर के साथ हमें प्रोटोकॉल्स और डेलीगेट्स को भी यूज़ करना पड़ता है, और इस एग्जांपल के अंदर हम सबसे बढ़िया जो प्रोटोकॉल है वो है यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम यूज़ करेंगे इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसी प्रोटोकॉल के अंदर एक ऐसा मेथड है जिसका मेन जो पर्पस यूज़ करने का यही है कि जब भी यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेगा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यूज़र यहाँ पे सर्च बार के अंदर कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेगा तो ये वाला मेथड जो कि है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड, ये रिपीटेडली कॉल होगा और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि डेटा को फिल्टर्ड या सर्च्ड करके उसको कलेक्शन व्यू के अंदर डायरेक्टली रियल टाइम में जो है वो डिस्प्ले करवाना। तो इसी मेथड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि डेटा को यूज़र जो है वो फिल्टर्ड करवा पाए या फिर सर्च करवा पाए। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कोप बार। तो स्कोप बार भी एक इन्हांसमेंट है आपकी सर्च बार के साथ, जिसकी हेल्प के साथ जो यूज़र है वो अपनी जो सर्चिंग वाला जो एक्सपीरियंस है उसके स्कोप को जो है वो रिफाइन कर सकता है, कैटेगरी वाइज भी जो है वो डेटा को सर्च करवा सकता है स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ, जो कि हमें स्कोप बार के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये तो थ्योरी के रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपकी हो चुकी है, इतना आपके लिए जानना अभी के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस एग्जांपल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं सबसे इजी जो स्टेप हैं वो आपको बताऊंगा, जिससे आप इजीली जान पाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपने कैसे खुद से इम्प्लीमेंट करनी है एक्स कोड के अंदर। तो चलिए उसके लिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिगिनिंग से जो है वो उसकी शुरुआत करेंगे ताकि हर कोई लेवल का डेवलपर जो है इस एग्जांपल को डेवलप करने के बारे में जान पाए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे इस एग्जांपल का कोई भी नेम जो है वो प्रोडक्ट नेम के अंदर जो है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके से जो नेम है वो लिख रहा हूँ। चलिए, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है ताकि सारे का सारा सोर्स कोड जो है वो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊँ तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न मेरे पास है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड के वर्ज़न की तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। अगर आपके पास एक्स कोड का हायर वर्ज़न है इससे भी, तब भी आप इस एप्लीकेशन को जो है वो इसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। चलिए, अब हमने इस एग्ज़ाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इस एग्ज़ाम्पल का रेडी करना है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेडी करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो आप इमेजेस जो हैं प्रोडक्ट्स की यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली रिसोर्सेज हैं। ये सारी इमेजेस आप ईज़िली किसी भी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी इमेजेस को आपको इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो लेके आना पड़ेगा। तो मैंने इंटरनेट से पहले से ही जो है इमेजेस जो हैं किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखी हुई हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से मैंने 4 फोल्डर्स जो हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं गाउन के अंदर जाऊं तो यहाँ पे मेरे पास 5 इमेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर नेक्स्ट फोल्डर में जाइए और फिर से सभी इमेजेस को सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर से नेक्स्ट फोल्डर में चलते हैं और इसको हम सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप, और लास्ट में जो फोल्डर है इसको हम यहाँ पे सारी इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप। चलिए, इमेजेस जो हैं वो आप कोई भी डायमेंशन की ले सकते हैं। फॉर्मेट जो इमेजेस के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो जेपीजी है, आप चाहें तो पीएनजी फॉर्मेट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इमेजेस जो हैं वो मेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो हमने रेडी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो व्यू कंट्रोलर लिखा है इसके अंदर जो आप क्लिक करेंगे तो ये डॉट आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पे एम्बेड इन आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो इसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए, यहाँ पे आप देखिए मेरे एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ पैरेलल और इसको जूम फिर से कर देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो मेरा यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब मैं इस नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करूँगा, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा और टाइटल में आज की एग्जांपल के बारे में जो भी नेम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके का जो नेम है वो यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमने क्योंकि डेटा को इस तरीके से ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे बढ़िया जो यूआई एलिमेंट हमारे पास आईओएस के अंदर अवेलेबल है वो है कलेक्शन व्यू। तो मैं इस लाइब्रेरी आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा कलेक्शन। तो जैसे ही मैं कलेक्शन लिखने की कोशिश करूँगा, आप देख पा रहे हैं मेरे पास पहला ही यूआई एलिमेंट जो है वो निकल के आया है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कलेक्शन व्यू है ये मेरे मोबाइल की जो भी रिमेनिंग स्क्रीन है या एरिया है उसको कवर अप कर पाए। तो उसको कवर अप करने के लिए, इस वाइड स्पेस को कवर अप करने के लिए आपको इस कलेक्शन व्यू के ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। चारों साइडों पे मैंने 0 एंटर किया और इन 4 कंस्ट्रेंट्स को मैंने ऐड करना है इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। चलिए, कंस्ट्रेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब इस कलेक्शन व्यू को आपने सिलेक्ट रहने देना है और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो सेल का साइज है वो यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करनी है 200, हाइट प्रोवाइड करनी है 250, मिनिमम स्पेसिंग आपने लिखनी है सेल के लिए 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट आपने देना है टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। चलिए, इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सेल। तो इसी सेल वैल्यू को मैं जब कोडिंग में जहाँ पे भी आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट होगी तब मैं सेम नेम जो है वो वहाँ पे जो है वो यूज़ करूँगा। जब मैं इसको कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा तब मैं आपको फिर से एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने हर एक सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल को डिस्प्ले करवाना है। आप देख सकते हैं मेरी रनिंग एग्जांपल के अंदर। तो चलिए, इस सेल के अंदर लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं सेल के अंदर, इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। अब हमने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना और इस इमेज व्यू की जो विड्थ है वो आपने लेनी है 180, हाइट आपने लेनी है 175 और अब आपने इसको हॉरिजेंटली अलाइन करना है सेंटर में। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद कोई भी एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख ले ताकि आपको पता चल पाए कि जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो पाती है। अब लाइब्रेरी के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लेबल और इस लेबल को भी मैं जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से और इसकी विड्थ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट का नेम है वो यहाँ पे कवर अप हो पाए। अब इसकी जो अलाइनमेंट है लेबल की वो करनी है। सेंटर में आपने इसका जो फॉन्ट है 15 कर दें। इस टी आइकॉन पे क्लिक करके आपने इसका जो स्टाइल है वो करना है बोल्ड। डन पे क्लिक कीजिए। अब आपने लेबल की जगह पे लिखना है गाउन। कोई भी टेक्स्ट टाइप करके देख लीजिए। अब आपने कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए दोनों ही यूआई एलिमेंट्स जो है वो मेरे सेल के अंदर जो है वो आ चुके हैं। अब हम इस इमेज और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इस लेबल को मैं इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐड न्यू आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे और टॉप पे हम टाइप करेंगे 10 और इसी तरीके से लीडिंग भी हमने टाइप करना है 10 और ट्रेलिंग भी आपने करना है 10 और इस हाइट को जो है वो आपने चेक करना है चेक बॉक्स के थ्रू और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और फिर से उसी तरीके से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करना है। कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करना है और यहाँ पे टॉप पे हम लिखेंगे 10, लीडिंग पे भी करेंगे 10, ट्रेलिंग पे भी करेंगे 10 और जो हाइट है वो आपने करनी है 40। क्यों ज़्यादा हाइट ली? क्योंकि हम मल्टीपल लाइंस में डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अगर प्रोडक्ट का नेम एक लाइन में कवर अप नहीं होता तो उसको हम रैप करेंगे सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। इसलिए मैंने इसकी हाइट जो है वो 40 कर दी है और उसे ऐड कर दिया एज ए कंस्ट्रेंट। अब आपने क्योंकि डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना है इसीलिए हम यहाँ पे जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है इस लेबल की वो आपने करनी है 0। अब हम इस इमेज व्यू और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं। आईबी आउटलेट बेसिकली एक वेरिएबल की तरह ही होता है जो कि पर्टिकुलर यूआई एलिमेंट को रेफर करता है, जिसको हम कोडिंग के थ्रू जो है वो असेस कर सकते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स का आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो केयरफुली यहाँ पे देखना है कि यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास ही हो और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेम जो है वो ले लेता हूँ, माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस माई कलेक्शन व्यू सेल को आपने अटैच करना है अपने सेल के साथ। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरीबोर्ड में चलते हैं, इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो क्लास का नेम हमने लिया है वो टाइप करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा भी टाइप करेंगे पूरे का पूरा नेम जो है वो अपने आप यहाँ पे निकल के आएगा। हमने एंटर प्रेस करना है और कनेक्टिविटी जो है वो मेरी हो चुकी है। अब हम सेव करते हैं और अब हम इसके जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करेंगे अपनी जो माई कलेक्शन व्यू सेल कस्टम क्लास है इसके अंदर। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो पर्सनल मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा भी और भी मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया मेथड जो है वो असिस्टेंट एडिटर है। तो मेरे माउस का कर्सर देखिए यहाँ पे सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजिली आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, मगर हम जो क्लास यूज़ करना चाहते हैं उसको हम कैसे चेंज करेंगे? ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, मैनुअल के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। चलिए इसके अंदर सबसे पहले इमेज का लेबल, इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। इमेज को सिलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो में कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपने इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे जो नेम प्रोवाइड करना है वो करना है माई इमेज। आप अपने अकॉर्डिंगली नेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे लेबल।
माई लेबल, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट्स जो हैं वो मेरे बन चुके हैं। क्योंकि असिस्टेंट एडिटर तो यहाँ पे ओपन है ही, तो हमने एक और आईबी आउटलेट क्रिएट करना है इस कलेक्शन व्यू के लिए। वो हमने कौन सी क्लास में करना है वो हम यहाँ पे मैनुअल के थ्रू सिलेक्ट करेंगे। फिर से व्यू कंट्रोलर को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसी तरीके से कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू, और इसे भी हम जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो चलिए मेरे आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और अब हम यहाँ पे हर एक फाइल को फिर से सेव कर लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारा डेटा जो है वो हमने एप्लीकेशन के अंदर जो है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये डेटा हमने बेसिकली एक क्लास यूज़ की है, वो है कस्टम क्लास, यूज़र डिफाइंड क्लास, जिसके ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं अकॉर्डिंग टू अपनी इमेजेस, और उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एरे में बाइंड किया है और उस एरे को हमने एज ए डेटा सोर्स जो है वो यूज़ किया है कलेक्शन व्यू के साथ, ताकि डेटा को हम डिस्प्ले करवा पाएँ और उस डेटा को हम सर्च करवा पाएँ, फ़िल्टर करवा पाएँ। तो उस डेटा सोर्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जो कस्टम क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है वो अब हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो यूज़र डिफाइंड क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे स्विफ्ट फाइल ऐड करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली वुमेन फैशन इस तरीके से जो है वो फाइल का नेम जो है वो रख रहा हूँ और इसे क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब मेरी जो यहाँ पे फाइल है वो बन चुकी है। चलिए इसमें एक क्लास क्रिएट करते हैं वुमेन फैशन नाम की, और अब हमने इसमें जो डेटा मेंबर्स यूज़ करने हैं वो 3 डेटा मेंबर यूज़ करने हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट का नेम, उसको हम स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे करना है प्रोडक्ट की इमेज और इसको भी हम स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करेंगे। और अब हमने यहाँ पे करना है प्रोडक्ट की टाइप और इसको भी जो है वो स्ट्रिंग टाइप का हम यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है और उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर्स इसको पास करेंगे, पी नेम, पी इमेज स्ट्रिंग टाइप का और पी टाइप, इसको भी स्ट्रिंग टाइप का जो है पास करेंगे। अब हमने एक्चुअल वेरिएबल जो है उनको इन पैरामीटर्स के साथ जो है वो सेट करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है देखिए, प्रोडक्ट इमेज इक्वल टू पी इमेज, प्रोडक्ट टाइप इक्वल टू पी टाइप, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू पी नेम। चलिए, तो ये हमारी जो यूज़र डिफाइंड क्लास है वो बन चुकी है। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अब हमने इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो डिपेंड करेंगे जितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस आपके पास अवेलेबल होंगी, या कह सकते हो जितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, या एज ए डेटा आप इस एग्जांपल के अंदर लेना चाहते हैं, उतने ही ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे इस कस्टम क्लास के। तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए हम उनकी एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एरे को पहले डिफाइन करते हैं। व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप कोड जो है वो क्लियरली देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एरे क्रिएट करूँगा प्रोडक्ट लिस्ट नाम की, किस टाइप की होगी, वुमेन फैशन टाइप की होगी। इसको ब्लैंक एरे जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। इस कमेंट वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कोड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब हमने इस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिल करने हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को फिल करने के लिए मैं अलग से एक मेथड जो है वो क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। ये मेथड का नेम है फिल डेटा। आप कोई भी नेम जो है वो इसकी जगह पे रख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक लेना है प्रोडक्ट 1, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, वुमेन फैशन टाइप का, और इनिशियलाइज़र के थ्रू इसको पहले
प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की टाइप, तीनों जो है वो पास करने हैं और इसे अपेंड करना है किसमें, जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट थी उस एरे के अंदर। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, अपेंड प्रोडक्ट लिस्ट डॉट अपेंड और उसके बाद में प्रोडक्ट वन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नेम। तो पी नेम के अंदर, प्रोडक्ट नेम के अंदर सपोज मैंने इस तरीके से नेम लिख दिया, एम्ब्रॉयडर्ड अनारकली गाउन। तो चलिए सबसे पहला जो गाउन है उसकी जो इमेज है उसका नेम देख लेते हैं, वो है कैपिटल जी के साथ, बाकी सभी जो है वो है स्मॉल जी के साथ। तो जो कैपिटल जी के साथ नेम है उसको कैपिटल के साथ ही आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। तो नेम जो है वो सेम होना चाहिए इमेज का, गाउन वन, और जो एक्सटेंशन है जेपीजी और पीएनजी वो साथ में नहीं लगाने, सिंपली जो है वो नेम ही लिखना है। और इस प्रोडक्ट टाइप के अंदर मैं कैटेगरी का नेम लिख देता हूँ गाउन। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करना बता दिया है, बाकी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इसी तरीके से जो है वो ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले से ही कोडिंग जो है वो लिख के रखी हुई है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि थोड़ा टाइम हमारा जो है वो सेव हो पाए, क्योंकि हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं 20 इमेजेस के लिए। तो चलिए कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं कमांड वी के थ्रू। तो अब आप देख पा रहे हैं मैंने प्रोडक्ट 1 2 3 इसी तरह करते करते मैंने यहाँ पे जो 20 प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रिएट किया है एज ए ऑब्जेक्ट और उन्हें अपेंड किया है अपनी प्रोडक्ट लिस्ट वाली जो एरे थी उसके अंदर। और जो प्रोडक्ट की टाइप मैंने यूज़ की है फिल्टर्ड करने के लिए डेटा को, वो है साड़ी कैटेगरी है, एक यहाँ पे लहंगा कैटेगरी है मेरे पास अवेलेबल, एक कुर्ता कैटेगरी है अवेलेबल यहाँ पे, और लास्ट में जो है वो गाउन कैटेगरी है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ कैटेगरीज जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अब हमने इस फिल डेटा को कहाँ पे कॉल करना है, व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो व्यू डिड लोड तो एग्जीक्यूट होगा ही, और उसी के साथ इसके अंदर जो फिल डेटा है वो भी कॉल होगा। और जैसे ही फिल डेटा एग्जीक्यूट होगा आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट वाली एरे है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फिल हो जाएगी। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज ये आपके पास सारे का सारा कंप्लीट डेटा एज ए प्रोडक्ट लिस्ट है एग्जांपल के अंदर, और जैसे यूज़र यहाँ पे सर्च करता है तो अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे सर्च्ड होके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। और इन सर्च्ड या फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स को भी हमें कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, टेम्परेरी ही सही। तो उसके लिए मैं फिर से एक एरे और यूज़ करूँगा। तो चलिए उसी के लिए मैं यहाँ पे एक एरे ले रहा हूँ, वेरिएबल सर्च्ड डेटा, और ये एरे किस टाइप की होगी, ये भी वुमेन फैशन टाइप की एरे होगी, और इसको मैं जो है वो ब्लैंक एरे क्रिएट करूँगा यहाँ पे। अब हमने एक और ब्लैंक एरे टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए ले ली है। अब हम यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल लेते हैं सर्चिंग नाम का, और इसको मैं फॉल्स डिक्लेयर करता हूँ। इस सर्चिंग वाले वेरिएबल को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि यूज़र जैसे ही इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा तो हम जो है इस सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करेंगे, और अपनी कोडिंग के अंदर कहीं पे भी हमने पता करना हो कि यूज़र सर्चिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम उसकी जो डिटेक्शन है वो इस सर्चिंग वाले वेरिएबल से जो है वो कर पाएंगे। चलिए इसी तरीके से एक और मैं वेरिएबल यहाँ पे लूँगा, स्कोप बटन प्रेस्ड, और इसको भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर देते हैं। हो सकता है यूज़र आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करे, यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करे और डायरेक्टली किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करे, तो ये भी हमने डिटेक्ट करना है कि यूज़र ने स्कोप बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है कोई या नहीं। तो उसको हम इसी स्कोप बटन प्रेस्ड वेरिएबल की हेल्प के साथ जो है वो डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यूज़र जैसे ही किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करेगा हम इसको ट्रू कर देंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि यूज़र ने जो स्कोप बटन है वो पहले से प्रेस कर रखा है। अब हम अपना जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करेंगे सर्च कंट्रोलर, और इसको हम UI सर्च कंट्रोलर के थ्रू क्रिएट करेंगे, और लास्ट वाला जो इनिशियलाइज़र है वो यूज़ करना है, इसको नील पास करना है।
तो नील हमने क्यों पास किया ये भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। जब भी आप एप्लीकेशन के अंदर सर्च वाला इंटरफेस इंटीग्रेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही कोई डेटा को सर्च करे तो आपका जो फिल्टर्ड डेटा है वो जहाँ पे वो डेटा को सर्च करवा रहा है उसी व्यू कंट्रोलर के अंदर उस डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पे नील पास करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नील पास किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही यूज़र एप्लीकेशन में डेटा को सर्च करे और फिल्टर्ड डेटा जो है वो सेम व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको नील पास किया। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र डेटा को सर्च करने की कोशिश करे और जो सर्च्ड और फिल्टर्ड डेटा है वो किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले हो, तब आपको उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर जिसमें आप डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसका नेम जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मगर बिगिनर लेवल पे हम आज की एग्जांपल को इजी करने के लिए यहाँ पे नील पास कर रहे हैं। तो चलिए अब हमने इस सर्च कंट्रोलर को भी कॉन्फ़िगर करना है, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं अलग से एक मेथड जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर और इसको यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। मेथड और फंक्शन का नेम आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट लोड व्यू इफ़ नीडेड, इस तरीके का मेथड कॉल करेंगे। अब हमने सर्च कंट्रोलर का जो डेलीगेट है वो सेट करना है, सर्च रिजल्ट्स अपडेटर प्रोटोकॉल डेलीगेट सॉरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट डेलीगेट और इसको भी जो है वो सेल्फ के साथ सेट करते हैं। तो जैसे मैं सेव करूँगा आप यहाँ पे दो एरर्स जो हैं वो देख पाएंगे। अभी के लिए इन दोनों एरर्स को इग्नोर कीजिए क्योंकि जब हम इस एग्जांपल के अंदर प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे और उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करेंगे तब ये दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि अभी तक हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ नहीं किया इसलिए ये दो एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो पा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सर्च कंट्रोलर की एक प्रॉपर्टी है ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करना है ताकि सर्च करते वक्त आपका जो बैकग्राउंड पे व्यू कंट्रोलर है उसकी जो प्रेजेंटेशन है या कह सकते हो उसकी जो लाइट है वो डिम ना हो, वैसे का वैसा रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे सर्च बार के अंदर, अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली, इसको आपने करना है फॉल्स। अब हम सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसकी जो रिटर्न की टाइप है वो यहाँ पे लिखेंगे UI रिटर्न की टाइप डॉट डन। तो इस तरीके से हमने दो लाइन की जो कोडिंग है वो लिखनी है क्योंकि हम चाहते हैं यूज़र, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कीबोर्ड को टॉगल करके, तो आप देख पाएंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड हमारे पास अवेलेबल होता है वो यहाँ पे सर्च बटन को डिस्प्ले करवाता है, मगर हमने यहाँ पे डन बटन को डिस्प्ले करवाना है, इसीलिए मैंने दो लाइन की जो कोडिंग है वो की है। तो ये डन बटन इसी लाइन की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले हो पाएगा। तो चलिए अब हमने स्कोप बटन के जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स और इसको एक एरे पास करेंगे और यहाँ पे जो एरे के अंदर एलिमेंट होंगे वो आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले है ऑल कैटेगरी, सारा ही डेटा के लिए, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे गाउन, फिर हम लिखेंगे कुर्ता, अब हम लिखेंगे लहंगा और अब हमने लिखना है यहाँ पे साड़ी। तो चलिए ये जो नेम्स हैं ये बिल्कुल मैच करने चाहिए आपकी प्रोडक्ट टाइप के साथ, स्पेलिंग का जो मिस्टेक है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डेटा जो है वो फिल्टर्ड नहीं हो पाएगा। तो मैंने सेम नेम जो प्रोडक्ट टाइप के अंदर यूज़ किया है कैटेगरी के लिए सेम उसी फॉर्मेट में नेम यहाँ पे लिखा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम ट्रू करते हैं ताकि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो उसकी वैल्यू सेट करनी है और यहाँ पे लिखेंगे सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। अब आप देखिए यहाँ पे
सर्च बार के अंदर बड़ा ही थोड़ा सा लाइट कलर के अंदर, ग्रे कलर के अंदर लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। तो ये बेसिकली हमारा प्लेस होल्डर है ताकि यूज़र को पता चल पाए कि जो सर्चिंग है वो किस क्राइटेरिया पे जो है वो वर्क करती है इस एग्जांपल के अंदर। अब हमने सेल्फ के थ्रू नेविगेशन आइटम का जो सर्च कंट्रोलर है उसको अपने सर्च कंट्रोलर जो हमने कॉन्फ़िगर किया है उसके साथ सेट करना है। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको हमने करना है फॉल्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही डेटा को स्क्रॉल करे आपकी सर्च बार जो है वो परमानेंटली डिस्प्ले होनी चाहिए, वो हाइड नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया है। तो चलिए ये वाला मेथड भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी कोडिंग। अब हमने इस कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर को यहाँ से कॉपी करना है और इसको कॉल कहाँ पे करना है, फिल डेटा के बाद आपने इसको पेस्ट करना है ताकि जैसे ही एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो पहले फिल डेटा कॉल होना चाहिए और उसके बाद में कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर जो है वो कॉल होगा ताकि आपका जो सर्च कंट्रोलर है वो भी कॉन्फ़िगर प्रॉपरली हो पाए। अब हम एक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और करेंगे। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे डेलीगेट एंड डेटा सोर्स जो है वो सेट करने हैं आपने। तो उसके लिए इस माई कलेक्शन व्यू पे आप क्लिक कीजिए माउस की हेल्प के साथ। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले डेटा सोर्स और अब फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अब सिलेक्ट करना है डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही आपने जो है वो सेट कर देने हैं। अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और चलिए अब हम प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे लास्ट में आपने जाना है यहाँ पे जहाँ पे आपका कोड जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और अब हमने 4 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। सबसे पहले यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल और लास्ट में यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स को आपने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। और उन कंपलसरी मेथड्स के अलावा अगर और भी फंक्शनैलिटी आप चाहते हैं एग्जाम्पल के अंदर तो आप एक्स्ट्रा जो मेथड्स हैं प्रोटोकॉल के रिलेटेड उनको भी कोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिक्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो बन चुका है। तो सबसे पहले हमने इनको कोड करना है और उसके बाद हम जो है अपने अदर मेथड्स जितने भी रिक्वायर्ड होंगे उनको कोड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ऊपर मेरी जो 2 एरर्स जो हैं वो निकल के आ रही थी वो अपने आप रिमूव हो चुकी हैं क्योंकि हमने नीचे प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ कर लिया है। तो अब हमने सबसे पहला मेथड जो कलेक्शन व्यू का है जिसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ आइटम्स सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए उसको कोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे इफ़ सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है तब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सर्च्ड डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसकी काउंटिंग। और अगर दोनों में से कोई भी वेरिएबल ट्रू नहीं होता तो एल्स में हम रिटर्न करेंगे अपनी कंप्लीट एरे थी जो कंप्लीट डेटा वाली एरे थी प्रोडक्ट लिस्ट उसकी काउंटिंग जो है वो रिटर्न करेंगे। चलिए पहला मेथड जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सेकंड मेथड जो कि है कलेक्शन व्यू और जिसका पैरामीटर है सेल्फ और आइटम ऐड, इस तरीके का हमने मेथड जो है कोड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले सेल की रेफरेंस लेंगे। तो ये मेथड बेसिकली कलेक्शन व्यू में जो सेल होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हमने यहाँ पे यूज़ करना है DQ रीयूजेबल सेल मेथड और इसको पास करेंगे आइडेंटिफायर का नेम सेल इंडेक्स पाथ और इसको हमने टाइपकास्ट करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे अब कहेंगे आपके सेल हमने क्यों यूज़ किया, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो नेम आपने इस सेल के लिए इस आइडेंटिफायर प्रॉपर्टी में लिखा होगा सेम नेम आपको
कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने भी सेम नेम जो है वो कोडिंग के अंदर यूज़ कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। इफ़ सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस वाला वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में हम सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। तो इफ़ ब्लॉक के अंदर हमने किस तरीके से सेल की इमेज को सेट करना है तो वो अब हम देखेंगे। इमेज इक्वल टू यूआई इमेज नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे और जो एरे यूज़ करेंगे वो करेंगे सर्च डेटा नाम की जो फिल्टर्ड एरे थी। इस तरीके से हमने एट्रीब्यूट यूज़ करना है प्रोडक्ट इमेज। अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट माई लेबल डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सर्च डेटा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पार्ट डॉट रो और एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करेंगे प्रोडक्ट नेम। अब आपने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है इन दोनों लाइंस को और एल्स में जो है इनको पेस्ट करना है। तो चेंजेस क्या करनी है, जहाँ जहाँ पे भी आपने सर्च्ड डेटा वाली एरे यूज़ की है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट नाम की एरे। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे हर एक सेल के चारों कॉर्नर्स पे चारों साइड्स में मैंने एक ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आपने किस तरीके से हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे डिस्प्ले करवाना है, चारों साइड्स पे डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए रिटर्न सेल से पहले आपने कोडिंग कर ली है सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू यूआई कलर डॉट ब्लैक डॉट सी जी कलर। इस तरीके से अब हमने लिखना है सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की विड्थ इक्वल टू 2। आप यहाँ पे वैल्यू कम और ज़्यादा इसको जो है वो सेट कर सकते हैं बॉर्डर की विड्थ के अकॉर्डिंगली। अब आप देख सकते हैं हमने ये वाला मेथड भी जो है वो कोड कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस कोडिंग को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो अगला मेथड है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। ये मेथड तब कॉल होता है जब यूज़र जहाँ पे कोई भी डेटा को सर्च करने की जो है वो कोशिश करता है, जब यहाँ पे सर्च वाला जो टेक्स्ट है यूज़र टाइप करता है तो ये वाला मेथड जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल होता है और एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें हम कोडिंग लिखेंगे। सबसे पहले स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे यहाँ पे सर्च कंट्रोलर के थ्रू उसकी सर्च बार और यहाँ पे हम लिखेंगे स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे और इसको कौन सा पैरामीटर पास करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। इस तरीके से अब हम जो भी सर्च टेक्स्ट यूज़र ने सर्च बार के अंदर टाइप किया होगा उसकी रेफरेंस जो है वो हम इस तरीके से लेंगे। अब हम उसको चेक करेंगे कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है, जो डेटा यूज़र ने अभी टाइप ही नहीं किया। कहने का मतलब यूज़र ने डायरेक्टली यहाँ पे अभी क्लिक ही किया है इस सर्च बार के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे सर्च टेक्स्ट को नॉट इज़ एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम एल्स वाले ब्लॉक में जो कोडिंग है वो करेंगे। तो अगर टेक्स्ट जो है यूज़र ने टाइप किया हुआ है सर्च बार के अंदर तब हम यहाँ पे लिखेंगे कोडिंग सर्चिंग इक्वल टू ट्रू। अब हम यहाँ पे जो सर्च डेटा वाली एरे थी उसको एक बार क्लियर करेंगे ताकि पुराना डेटा जो है वो फिर से रिपीट ना हो पाए। अब हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट को चेक करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इटरेट करेंगे और यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ प्रोडक्ट का नेम डॉट लोड केस में कन्वर्ट करेंगे डॉट अगर वो कंटेन्स करता है हमारा सर्च टेक्स्ट तो यहाँ पे सर्च टेक्स्ट को लिखेंगे डॉट उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करेंगे और साथ में एंड के थ्रू एक कंडीशन और यूज़ करेंगे क्योंकि हो सकता है यूज़र ने डेटा को सर्च करने से पहले कोई स्कोप बटन जो है वो प्रेस किया हो। अगर स्कोप बटन प्रेस किया है तब हम डेटा को फिल्टर या सर्च करेंगे कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे वो भी कंडीशन हम लगा देते हैं प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप
इक्वल टू स्कोप बटन या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। अगर इन दोनों कंडीशन की जो आउटपुट है वह ट्रू होती है तब हम सर्च डेटा के अंदर अपेंड करेंगे अपना जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू इटरेट कर रहे हैं उसको। चलिए अब हम इफ़ वाली कंडीशन तो यहाँ पे उसको प्रॉपरली कोड उसका जो है वो कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम एल्स के अंदर कोडिंग लिखेंगे। तो एल्स में क्या करना है, एल्स में फिर से हमने इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है और चेक करना है क्या हमारा जो स्कोप बटन है वो उसका वेरिएबल जो है वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ़ में कंडीशन ट्रू होती है तो तब हम लिखेंगे सर्च डेटा डॉट रिमूव ऑल, लेट स्कोप बटन इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, रेफरेंस लेंगे स्कोप बटन की। अब हमने फॉर लूप को यूज़ करना है, हर एक प्रोडक्ट को फिर से चेक करना है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और अब हम यहाँ पे जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो केवल कैटेगरी को चेक करने के लिए ही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू स्कोप बटन या फिर और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हम सर्च डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो अपेंड करेंगे। और फॉर लूप के बाहर आपने यहाँ पे सर्चिंग वाले वेरिएबल को यहाँ पे करना है फॉल्स, और माई कलेक्शन व्यू को एक बार रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे रीलोड डेटा मेथड को कॉल करना है। और अगर यहाँ पे ये वाली इफ़ कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो एल्स में हम कोडिंग करेंगे, बड़ी ही सिंपल है, सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, और सर्च डेटा के अंदर जो भी डेटा है उसको क्लियर करेंगे रिमूव ऑल मेथड के थ्रू, और सर्च डेटा को हम इक्वल करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के। चलिए, और इस एल्स के बाहर भी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे आपकी ये वाली एल्स कंडीशन भी जो है वो कंप्लीट हो रही है यहाँ तक, और इसके बाद हमने यहाँ पे जो माई कलेक्शन व्यू है इसको एक बार रीलोड करना है ताकि फ्रेश डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए अब हमने यहाँ पे देखिए जैसे ही यूज़र यहाँ पे कोई डेटा को सर्च करता है और डेटा सर्च करने के बाद यहाँ पे फिल्टर्ड डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए पूरे का पूरा डेटा फिर से यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये फंक्शनैलिटी आपने लानी है तो आपके लिए यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट करना ज़रूरी है। तो वो मेथड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे जो कि है सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक्ड मेथड, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स। अब हमने लिखना है सर्च डेटा डॉट रिमूव ऑल, और अब हमने माई कलेक्शन व्यू को जो है रीलोड करना है उसको रीलोड डेटा मेथड के थ्रू। अब एक फंक्शनैलिटी और हमने इम्प्लीमेंट करनी है कि हो सकता है यूज़र डायरेक्टली किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता जा रहा है या क्लिक किया है, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से डेटा यहाँ पे फिल्टर्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी के लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। वो मेथड है यहाँ पे आखिरी मेथड है इस कोडिंग का, वो है हमने करना है सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज, और इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे सबसे पहले सर्च कंट्रोलर का जो सर्च बार है उसका जो टेक्स्ट है उस प्रॉपर्टी को हम करेंगे ब्लैंक, और अब हमने स्कोप बटन प्रेस को करना है ट्रू। अब हमने करना है स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स, और यहाँ पे इसको पास करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। और अब हमने
सर्च डेटा जो हमारी एरे थी, फिल्टर्ड एरे थी, उसका सारा डेटा क्लियर करना है रिमूव ऑल के थ्रू। फिर से हम हर एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट में, और इस बार हम फिर से कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाली जो कैटेगरी को चेक करने वाली जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो तब हम सर्च्ड डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसमें अपेंड करेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। और फॉर लूप के बाहर हम माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार उसके डेटा को रीलोड करेंगे ताकि फ्रेश डेटा जो है वो फिल्टर्ड डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए इसको मैं सेव करता हूँ। फ्रेंड स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो भी रेडी है और जो कोडिंग है वो भी हमने कर दी है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर इसकी जो आउटपुट है वो किस तरीके से जो है वो निकल के आती है। तो ऐप हमारी प्रॉपरली विदाउट एरर जो है वो बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर, और इसकी जो आउटपुट है वो प्रॉपरली निकल के आई है, डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए सर्च बार के अंदर क्लिक कर दें और किसी स्कोप बटन को पहले क्लिक करके देखते हैं डेटा प्रॉपरली यहाँ पे फिल्टर्ड हो रहा है। ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, डेटा प्रॉपरली यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है। और अगर मैं गाउन पे क्लिक करता हूँ और फिर से पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली सर्च करने की कोशिश करता हूँ तब भी मेरे पास जो आउटपुट है वो प्रॉपरली निकल के आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑल पे क्लिक करके और फिर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए फिर से प्रॉपर डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊं एक बार टॉगल करके ताकि आप सर्च वाला बटन देख पाएँ, उसकी जगह पे डन बटन जो है वो आ चुका है प्रॉपरली। तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने स्कोप बटन्स को यूज़ करना है डेटा को कैटेगरी वाइज सर्च करने के लिए और किस तरीके से सर्च इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, अगर ये दोनों बातें आप जान पाए हैं तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे तो आपके पास उसकी जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।